हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सिविल्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है। आप इससे जुड़ करके यूपी पीसीएस 2014, यूपीएससी 2014 और इसी तरह के अदर स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर डेली एमसीक्यूज, वीकली टॉपर स्टॉक, वीकली एसे और फ्री आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं। आप इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर और स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आपके सामने हैं हमारे दर्पण इनिशिएटिव के एक क्वेश्चन को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा कि दर्पण हमारे प्लेटफॉर्म पे चला जाने वाला एक फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनिशिएटिव है और इसी सीरीज में आज हम आपके सामने क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, इसमें क्या क्या कंटेंट्स, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन को कैसे लिखा जाए, ताकि एग्जामिनर को आप अपने आंसर से इम्प्रेस कर सके और आपके मेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की, फेच करने की प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है, डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ अपर हाउस इन द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। आपको 125 वर्ड्स में आंसर देना है। हमारे जो हिंदी के साथी हैं वो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में भी पोस्ट किया गया है नीचे। तो हमारे सामने एक ये मॉडल आंसर है, एक कैंडिडेट का आंसर है और इस आंसर के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि इस जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है उसको हम कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले इंट्रो की बात कर लेते हैं। इंट्रो इस कॉपी में जैसा कि लिखा गया है कि पार्ट 5 एंड आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन emphasizes द क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ अपर हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. However, it was established in 1937. Hence, UP is one of the state of India which has bicameral legislature. अब जैसे आपको पता होगा कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में हमको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल्स या सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, या जो वेरियस कमिटीज गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम एस्टैब्लिश किए उनके रिकमेंडेशंस, जैसे सेकेंड एआरसी, नेशनल कमिटी ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या अदर लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब इनके प्रोविजंस, इनके सजेशंस को हम अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो एग्जामिनर को ये फील आता है कि कैंडिडेट के पास पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस का जो कंटेंट है, समझ है, उसको काफी अच्छा है, इन डेप्थ एक्सपीरियंस है, इन डेप्थ नॉलेज है और आपका आंसर कंपेयर टू अदर जो फेलो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है और ये आंसर पढ़ करके एग्जामिनर को काफी इंप्रेसिव लगता है। तो आपके जो मार्क्स पाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो औरों से थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। अब जैसे कि इस इंट्रोडक्शन में एक काम ये किया जा सकता था कि सबसे पहले इस लाइन से पहले हम एक लाइन ऐड कर सकते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides bicameral legislative system at provincial level just like at सेंट्रल लेवल। जैसा कि हम सबको पता है कि सेंटर पे भी बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, और उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह का प्रोविजन है कि स्टेट्स में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकते हैं। इसके बाद ये जो लाइन है ये काफी अच्छे से लिंक हो जाती है कि पार्ट 5 एंड 169 जो आर्टिकल नंबर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोविजन से रिलेटेड है। फिर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सबसे पहली बार इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था एट प्रोविंशियल लेवल और उसी के तहत यूपी में
1937 में, जैसा कि इस कैंडिडेट ने लिखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया था। तो इतना लिखने के बाद अब आते हैं हम अपने मेन बॉडी पर। तो मेन बॉडी में आने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग लिख सकते थे कि यूजफुलनेस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स लाइक यूपी। अब देखिए, इस कैंडिडेट ने अपने आंसर को बहुत ही अच्छे कम वर्ड्स में और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनर्ड प्रेजेंटेशन में किया है, जिससे कम वर्ड्स में ही अपने सारे जो आर्गुमेंट्स है, जो कंटेंट है, उसको लिखा जा सके। तो जैसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि इट प्रमोट्स इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। कैसे? आप सभी को पता होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/12 जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रेजुएट्स और टीचर्स के द्वारा भरे जाते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इस तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, जो कोर ट्रेडिशनल नॉन पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको भी मौका मिलता है अपनी बात रखने का, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भाग लेने का। अगला है प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्ट डिस्कशन। तो जैसे सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट द्वारा 12 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए, उसी तरह स्टेट लेवल पर गवर्नर 1/6 मेंबर्स को अपॉइंट करता है, जिनके पास अपने स्पेसिफिक डोमेन जैसे लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस जैसों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है। और जब ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मेंबर्स बनकर आते हैं तो अपने एक्सपर्ट डिस्कशन से लेजिस्लेटिव प्रोसेस को और इनरिच करते हैं और क्वालिटी लेजिस्लेटिव बिल पास करने में हेल्प करते हैं। तीसरा यूजफुलनेस क्या है? रेगुलेटरी पावर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जैसा कि सभी को पता है कि जब कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है तो उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है, और अगर ये बॉडी स्टेट लेवल पर है तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है, और काउंसिल में जो उसके मेंबर्स होते हैं वो डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन के माध्यम से जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उसको चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि यूपी में टोटल 24 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में मोर देन 400 मेंबर्स ऑलरेडी हैं। तो जब ऐसे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जो कि यूपी में 100 मेंबर्स की कैपेसिटी का है, तो और लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि वो लोग भी जो डेमोक्रेटिक रूट्स हैं उसको और स्ट्रेंथन कर सकें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है भाग ले सकें और स्टेट की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जैसे लेजिस्लेटिव रिव्यू एंड रिफाइनमेंट। अब जैसे देखिए, अब कैंडिडेट ने इतने छोटे से बात को बस यहाँ लिखा है और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो जनरली कैंडिडेट्स इस पॉइंट को बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती। आप इस छोटे से पॉइंट को लिखिए और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल, केस स्टडी, कोई आर्टिकल, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या इंपॉर्टेंट कमिटीज के रिकमेंडेशंस को शॉर्ट में लिख दीजिए। एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि यूपी को का जो बिल था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल ने काफी अच्छा रोल प्ले किया था, और इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ जाता है बड़े स्टेट्स जैसे कि यूपी, कर्नाटका, आंध्रा या महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में। इन 5 पॉइंट्स के बाद कैंडिडेट अब अपने आंसर में डाइवर्सिटी लाने के लिए उसके कुछ लिमिटेशंस भी डिस्कस करता है। अब जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है ऑल्दो इट इज क्रिटिसाइज्ड एज, बेटर होता है इसको क्रिटिसाइज को हम लिमिटेशन वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहला, जनरली काउंसिल को बोला जाता है कि ये जो है डीले हाउस है, क्योंकि जो भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है पहले राउंड में 3 मंथ्स और दूसरे राउंड में मैक्सिमम 1 मंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास रह सकता है, और इस तरह से कई बार इसको एक्यूज किया जाता है, इसकी लिमिटेशंस बताई जाती है कि ये 4 मंथ डिले किसी भी बिल को कर सकता है। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बाद जैसा कि सभी को पता होगा कि सेंट्रल लेवल पे जैसे लोकसभा और राज्यसभा का जो रिलेशन है मनी बिल को लेकर के, ठीक उसी तरह स्टेट लेवल पे
लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिलेशन है मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बहुत ज्यादा पावर होती है मनी बिल रिलेटेड मैटर्स पे, और काउंसिल मैक्सिमम 14 डेज ही उसको डिस्कस कर सकता है, अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो कि फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। और इस प्रोसेस में भी कई बार जो है, अगर वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है तो ऐसा लोग बोलते हैं कि वो 14 डेज का अननेसेसरी डिले भी इंट्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद लिमिटेड पावर्स, जैसा कि हमने बताया कि मनी बिल रिलेटेड मैटर्स पे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर होती है, सॉरी काउंसिल की जो पावर होती है वो असेंबली कंपैरिजन में बहुत कम होती है, जैसा कि सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा के पास भी नहीं है। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और यहाँ पे लिखा जा सकता था, जैसे कि काउंसिल को जनरली पार्किंग लॉट की तरह यूज किया जाता है। जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, स्पेशली रूलिंग गवर्नमेंट्स वगैरह के, तो वो जब असेंबली में हार जाते हैं तो उन्हें एज ए बैकडोर एंट्री की तरह काउंसिल में मेंबर बना दिया जाता है। तो एक तो ये लिमिटेशंस हो जाती है हमारे सामने। और फिर उसके बाद कैंडिडेट ने जैसे लिखा है, डिस्पाइट सच क्रिटिसिज्म इट प्लेज अ सेकेंडरी येट सिग्निफिकेंट रोल इन लॉ मेकिंग। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत लिमिटेशंस तो है ही, बट उसके अगर हम अलग कर दें तो जो बड़े स्टेट्स है वहां पे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसी एक बॉडी होती है तो कोई भी हैस्टी बिल जो रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा अगर असेंबली में पास की जाती है तो उसको एज अ चेक्स एंड बैलेंस को मेंटेन करने में और एक सेकेंडरी रीलुक देने में हेल्प प्रोवाइड करती है। इस आंसर में एक काम और किया जा सकता था कि जहां जहां पर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे थे, उसी के साथ साथ थोड़ा सा राज्यसभा से भी उसका एक एक पॉइंट में या छोटे से कीवर्ड्स में कंपेयर किया जा सकता था, या एक छोटा सा टेबल बना करके लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा और राज्यसभा से कंपेयर किया जा सकता था, दो तीन पॉइंट्स में, ज्यादा नहीं। जैसे टेन्योर, पावर इन मनी बिल, मतलब किस तरह से पावर उसके पास है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ एक लिमिटेशंस और है कि जब भी आर्टिकल 368 के तहत कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जहां स्टेट्स को 50% प्लस वन स्टेट को पास करना होता है, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है जो कि हर 6 ईयर्स के बाद उसके मेंबर्स कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे रिटायर होते हैं। तो अब इस मेन बॉडी के बाद हमारे पास आता है कंक्लूजन का स्कोप, और फिर देखते हैं कंक्लूजन कैसे लिखा गया। तो कंक्लूजन में कैंडिडेट ने अपने पूरे आर्गुमेंट्स को यहाँ पे समराइज किया है, जो जो ऊपर लिखा हुआ है। इन सेंस द अपर हाउस एज अ मल्टीफेसेट यूजफुलनेस इन द डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ यूपी एज अ रिवाइजिंग एंड डेलिबरेटिव बॉडी ऑफ द 100 मेंबर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह के जो वोकेबुलरी है, इस तरह से आपके आंसर को और इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है। और इंग्लिश मीडियम में जब भी आप लिख रहे हैं, इवन हिंदी मीडियम में भी लिख रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज की कमांड आपको बहुत हेल्प करती है कि आपका आंसर कैसे इनरिच रहे। तो ये ओवरऑल एक अच्छा कंक्लूजन हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, हमने आज एक क्वेश्चन डिस्कस किया है GS5 में पॉलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये डिस्कशन काफी बेनिफिशियल रहा हो। आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और जो बाकी जो तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, और बाकी सारी जानकारी के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और डेली MCQs और इस तरह के दर्पण प्रोग्राम के साथ फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव का बेनिफिट लीजिए। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्त। जय हिंद। मिलते हैं अगले डिस्कशन में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।